हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र यादव। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के संदर्भ में हिंदी का लाइव टेस्ट का नेक्स्ट वीडियो है, तो जिसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट जो है शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आप लोग जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्न विकल्पों में किसके लिए गांगे शब्द, ठीक है ना, जो गांगे शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है ना, गांगे शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हैं, कर्ण है, युधिष्ठिर है, भीष्म है, परीक्षित है। ठीक है ना, गांगे शब्द जो है किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए गांगे जो शब्द है ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, फटाफट आप लोग बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पितामह भीष्म। ठीक है ना, पितामह भीष्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए गांगे का अर्थ होता है गंगा का पुत्र। ठीक है ना, गांगे का अर्थ क्या होता है? गंगा का पुत्र। और गंगा का पुत्र जो है किसे कहा गया था? पितामह भीष्म को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? देखिए ये हमने जो हिंदी का दादा वीडियो आपको दिया है उसमें ये हमने आपको बताया था। अंधा युग किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा युग, सूरज का फातिमा घोड़ा, ये सब जो है किन की हैं? ठीक है ना, धर्मवीर भारती की हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जो है प्रश्न नंबर 3 क्या है समझते हैं। जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएं फटाफट इसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्न को बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है ना, अब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? देखिए जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और जो दूसरा वाक्य हो वो उसके अधीन हो। ठीक है ना, वो उसके अधीन हो, तब वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? तब वहाँ पर जो होता है मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है ना, अब इसमें जो है जो सदा सत्य बोलता है, ठीक है ना, जो सदा सत्य बोलता है ये तो मुख्य वाक्य है, उसकी सदैव प्रशंसा होती है, ये इस वाक्य पर आधारित है, ये इस वाक्य के अधीन है। ठीक है ना, जब एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो तब वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्योदय होने पर कौन पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्योदय होने पर कौन पक्षी जो है प्रसन्न होता है ये आपको बताना है। कौन पक्षी प्रसन्न होता है? ठीक है, चातक, चक्रवाक, चकोर या फिर हंस? बताइएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन और कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट आप लोग बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चक्रवाक। चक्रवाक देखिए ऐसी मानता है कि रात्रि में चक्रवाक नर एवं मादा पक्षी परस्पर जो है विलग हो जाते हैं और सूर्योदय के उपरांत जो है पुनः मिलन होता है लोगों का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अब जो है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, सभी लोग 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष है। ठीक है ना, उत्तम पुरुष है। मुझे कैसा है? उत्तम पुरुष है। देखिए वह सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। ठीक है ना, बोलने वाला स्वयं के लिए करता है तब वहाँ पर जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है?
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 6, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। जो कौन सा विकल्प गलत है वो आपको चयन करना है, ठीक है। तो चयन कीजिए सभी लोग, जो है बताइएगा। प्रश्न नंबर 6, देखिए अंक का अर्थ गोद भी होता है, ठीक है, और अंक का अर्थ हृदय भी होता है, और अंक का अर्थ अध्याय भी होता है, लेकिन ब्रह्मा नहीं होता है। ये एकदम गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्प में से कोई एक विकल्प गलत है, वो उसका चयन हमने किया है। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। ब्रह्मा, अंक का अर्थ ब्रह्मा नहीं होता है, गोद होता है, हृदय होता है, अध्याय भी होता है, ठीक है। हमने अनेकार्थी मतलब कि जो दादा वीडियो है ना हिंदी का, अगर आप उसका अच्छे लगभग 10 घंटे के हैं, एक 4-4.5 घंटे का, एक 6 घंटे का है, ठीक है। उन दोनों को बेहतर तरीके से आप लोग जो है अच्छे से उनका अध्ययन कर लीजिएगा, उनको सिर्फ आप फुल लीजिएगा। 2-3 बार आप फुल लेंगे ना, बस आपका समझिएगा हिंदी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब कि वो है। अगला देखिएगा, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, यानी जय पराजय का अर्थ यहाँ पर अगर निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा? जय और पराजय, ठीक है ना। यानी कि इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है ना। द्वंद्व समास क्या बताता है? द्वंद्व समास हमें ये बताता है कि इनमें बेटा दोनों पद तो प्रदान होते ही होते हैं। पहला पद भी प्रदान होता है और सेकंड पद भी प्रदान होता है, लेकिन दोनों पदों के बीच में हाइपन लगा रहता है, एक योजक चिन्ह लगा रहता है, जिसका अर्थ होता है और, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? और। अब यहाँ पर जय भी प्रधान है और पराजय भी प्रधान है। जय भी प्रधान है और कौन? पराजय भी प्रधान है, ठीक है ना। तो दोनों पद तो प्रधान यहाँ पर हैं। अब जब दोनों पद प्रधान है तो जय की बात है, कौन समास होगा यहाँ पर? द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलिए, प्रश्न नंबर 8, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। पर्वतीय शब्द का जो है वाक्यांश क्या होगा? सभी लोग एक बार बताएं जोर से, सभी लोग एक बार बताएं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए सभी लोग जवाब दें, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? यानी कि जो पर्वत पर रहने वाला हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पर्वतीय कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हिंदी आप जो है हिंदी को बहुत आसान बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करके हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं भैया, ठीक है ना। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता है उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका कोई अंत नहीं होता है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना, जिसका अंत नहीं होता, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या है? चलिए फटाफट बताएं आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं बच्चे ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी की है तो आंसर बताने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, ठीक है ना। बनवर्ड हैं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इनको चाटना ही पड़ेगा, इनको रटना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना। एक लाठी से हाँकने का अर्थ क्या है? तो अच्छे बुरे का अंतर ना करना, ठीक है, यही है इसका अर्थ, जो है यही इसका मोटिव है। और एक लाठी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे का अंतर नहीं करना, सबको एक ही भाव तोलना, ठीक है ना, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, एकदम राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तर्ड्य
तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द है ये आप लोग बताएं फिर जल्दी से, फिर हम इसका डिस्कशन करें। चलिए, तो तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तरड़ी में अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है ना, इस तरीके से, यहाँ यानी कि इस पे हम बड़ी की मात्रा का चढ़ा दें, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा नाव का पर्यायवाची फिर। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करके भी आप जो है याद करते रहिएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये लिख दें तरड़ी, इस तरीके, ये अब ये पर्यायवाची किसका बनेगा जा करके, तो ये पर्यायवाची बनेगा नाव का। ठीक है ना, किसका बनेगा, नाव का बनेगा। और ये वाला किसका है, तरड़ी, सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको वो इसमें बताना है जो संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए नरेश में तो संधि है, ठीक है ना, नारेंद्र में भी संधि है, देव ऋषि में भी संधि है, लेकिन संधि किस में नहीं है बेटा, सम्राट में संधि नहीं है। ठीक है ना, सम्राट में संधि नहीं है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग लगे रहिएगा। अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद देखते हैं 15 नंबर। ठीक है ना, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखें। निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखें। निम्न समूह में सही शब्द चुनकर लिखें। सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएं। तो देखिए वैदेही, चंचल, धोबी, और इसमें क्या है, ये भ्रष्ट है क्या, भ्रष्ट, भ्रंगट, पता नहीं क्या है ये। चलिए जो भी हो आप बताइएगा। इसमें ये मेरे हिसाब से भ्रष्ट है। ठीक है, भ्रष्ट। तो इसमें यहाँ पर अलग शब्द जो होगा ना वो वैदेही, धोबी होगा। सॉरी, इसमें धोबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द इसमें क्या है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। आप इसमें तत्सम शब्द बताइएगा क्या है। सभी लोग बताएं, तत्सम शब्द बताएं भाई। तत्सम शब्द देखिए, चौपाया तो तद्भव है भाई, चार पाया भी तद्भव है, ठीक है ना, और चार पैर भी तद्भव है। लेकिन तत्सम जो है, हमने आपको तत्सम की ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, जो फटकोण वाला फा होता है ये जहाँ पर भी दिखाई दे जाए तो समझ लेना वहाँ पर वो तत्सम ही है। ठीक है ना, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। ठीक है ना, संस्कृत के समान। तो ये चीज़ें हैं। और चतुष्पद का जो तद्भव होता है वो चौपाया होता है। ठीक है, चतुष्पद तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चौपाया। ये भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें अशुद्ध क्या है ये आपको देखना रहेगा। अशुद्ध क्या है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो अशुद्ध इसमें है, अशुद्ध है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। देखिए आपको ऐसे में तो सभी सही लग रहे हैं, ठीक है ना, किसी वाक्य में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जो है यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं। बिजली गरज रही है, ठीक है ना, बिजली बेटा कभी गरजती नहीं है। ठीक है ना, बिजली हमेशा चमकती है। बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर ये गलत वाक्य है। बिजली चमकती है ना कि गरजती है। और गरजता कौन है, बादल गरजता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ये एकदम अशुद्ध वाक्य है। अगर यहाँ पर होता बिजली चमक रही है, क्योंकि जैसे दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है, तो दूसरा वाक्य तो एकदम सही है। बिजली गरज रही है, ये बिल्कुल गलत है। बिजली कभी गरजती नहीं है बेटा, बादल गरजता है, ठीक है ना। बादल गरजता है, ना कि बिजली गरजती। बिजली हमेशा चमकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हाँ, अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में 11 सुर और 33 व्यंजन है, ठीक है ना। जो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसमें 11 सुर और 33 व्यंजन है, ठीक है ना। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कुलीन, ठीक है ना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, कुलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलिए यहाँ इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए सभी लोग इसको बताने का प्रयास करें एक बार जोर से। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें जो मर्दानी शब्द का आस्य क्या है, ठीक है। मर्दानी शब्द का आस्य यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। मर्दानी शब्द का आस्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, पुरुषत्ववान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पुरुषत्ववान, ठीक है। मर्दानी शब्द का अर्थ जो होता है वो पुरुषवान अर्थात पुरुषत्ववान होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द, ठीक है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। चलिए फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें एक बार सभी लोग बताने का जोर से प्रयास करें, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। चलिए पुल्लिंग मतलब कि पुरुषवाचक, ठीक है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने पढ़े होंगे ना। तो देखिए गीता पढ़ी जाती है, गीता यहाँ पर कैफा है, स्त्रीलिंग है। दही खाया जाता है, दही कैफा यहाँ पर पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना। और ऋतु आती है, स्त्री जाती है, ठीक है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सबसे अच्छे हम आपको पहचान बता देते हैं कि जो शब्द दे रखे हैं, ठीक है ना, जो शब्द दे रखे हैं उनका आप लोग जो है वाक्य में एक बार प्रयोग करके जरूर देख लीजिए। यदि आप वाक्य में प्रयोग करके उनको देख लेते हैं, ठीक है ना, वाक्य प्रयोग उनका कर लेते हैं, तो आप अच्छे से वहाँ पर जो है तय कर पाएंगे कि किस शब्द में क्या है, स्त्रीलिंग वो शब्द है कि पुल्लिंग है। अब जैसे यहाँ पर गीता है, ठीक है ना, तो गीता पढ़ी जाती है और पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है आपको वो किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग की आ रही है, ठीक है ना। तो दही कैसा है, खाया जाता है, ये दही खाया जाता है, ये यहाँ पर कैसे आपको कैसी फीलिंग आ रही है, पुल्लिंग की फीलिंग आ रही है ना। तो इस तरीके से आप शब्द को वाक्य में ढाल लिया करो, वाक्य में प्रयोग कर लिया करो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी हो जाती है पहचानने में। क्लियर है पॉइंट। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग जो है 5 डिस्कस करते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे किसकी रचना है। निस्दिन बरसत नैन हमारे ये किसकी रचना है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो भैया ये रचना जो है सूरदास के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सूरदास की बनती हैं ये। ईद का चांद होना, ईद का चांद होने का क्या अर्थ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना भाई, ठीक है ना। ईद का चांद होना इसका क्या अर्थ है,
सभी लोग बताएं। ईद का चांद होना। देखिए, ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है ना, यानी कि दर्शन दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फी करेक्ट आंसर है, दर्शन दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर फी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को आपको परखना पड़ेगा, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। जो जरूरी नहीं कि जो आपने रट्टा मार रखा हो कि वही फेम वहाँ पर लिखा हो, ठीक है ना। थोड़े जो हार्ड वर्ड है ना उनको भी यूज ये लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे दुर्लभ यूज हुआ है, ठीक है ना, क्या यूज हुआ है यहाँ पर, जिस तरीके से दुर्लभ यूज हुआ है उसी तरीके से समझिएगा चीज़ों को आप, ठीक है ना। तो पेपर को ऐसे टफ बेटा किया जाता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए भाई आप लोग चयन करके दिखाएं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्या है इसमें शुद्ध। चलिए जल्दी से आप लोग बताने का एक बार प्रयास करिएगा जोर से। उत्थान ये बिल्कुल गलत है, ईर्षा गलत है बिल्कुल, ठीक है, इच्छा गलत है, अंतर्निहित एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अंतर्निहित, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला जो है 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, ठीक है ना। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। अब जो यहाँ पर श्रवण कुमार है इसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। सोच समझ के देखें कितने लोग जवाब देते हैं। सोच समझ के बताना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी हमने पढ़ाया वो सब बेकार हो जाएगा। सोच समझ के बताना भैया। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें जातवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भैया, जातवाचक संज्ञा है, श्रवण कुमार, ठीक है ना। श्रवण कुमार यानी कि यहाँ पर जातवाचक संज्ञा है श्रवण कुमार में, ठीक है ना। सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। तो स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि है वो क्या है। सभी लोग एक बार इसका जवाब देने का प्रयास करें, फिर हम देखते हैं कितने लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। सभी लोग जरा बताएं एक बार। जी बिल्कुल, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब आ रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देवनागरी। देखिए देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इस लिपि का जो विकास हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पूछा जाएगा आपसे कि देवनागरी जो लिपि है इसका विकास किस लिपि से हुआ है, ठीक है ना। तो जवाब क्या देंगे आप, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि से इसका जो है विकास हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। और निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची है, ठीक है। सौदामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए सौदामिनी का जो पर्यायवाची है नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना आपको। सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। जी बिल्कुल सुरजीत यादव, बिल्कुल एकदम राइट आंसर तुम्हारा। जी सब बच्चों के अच्छे सही जवाब आ रहे हैं। देखिए सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है तो बिजली तो होता है, ठीक है ना, चंचला भी होता है, क्षण प्रभा भी होता है, लेकिन फिलीमुखी नहीं होता है, ठीक है ना। फिलीमुख नहीं होता है। फिलीमुख जो होता है
एक सेकेंड, जो फिलिमुख होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, बाण का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, फदामिनी का पर्यायवाची नहीं है, क्षण प्रवाह, चंचला है, बिजली है, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो है फिलिमुख नहीं है, ये बाण का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो आप लोग पर्यायवाची भी अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। पर्यायवाची का और विलोम शब्द का ही खेल होता है। अगला प्रश्न, फलाका का तद्भव बताना है आपको क्या है। सलाका, फलाका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है क्या है। फलाका मतलब सलाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सलाई, ये एकदम राइट आंसर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? चलिए प्रश्न नंबर 12, निष्काम का सही संधि विच्छेद है। निष्काम का सही संधि विच्छेद है, बहुत अच्छे, निष्काम, निधन काम, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, निधन काम। लगे रहो मेरे भाई, इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। अभी एक स्टूडेंट उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं गया, क्या बात है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। निष्काम का संधि विच्छेद क्या है? निधन काम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे मेरे भाई, ठीक है। मेहनत जी, आपने एक मास्टर वीडियो देखे, जो लोग मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर मास्टर वीडियो को जरूर देखें जा करके। देखिए मास्टर हिंदी का दादा वीडियो जो है 1 साढ़े 4 घंटे का है, 6 घंटे का लगभग है, 10 घंटे पूरी हिंदी हमने समेट के रख दी, पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग उन वीडियो को जरूर फील करिएगा, एक बार उनको जरूर देखिए जा करके, और सिर्फ आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से, ठीक है ना। आप चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, ईयरफोन आप ईयरफोन लगा लीजिएगा, ठीक है, और आराम से 4 से 6 घंटे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको लगा लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा MP3 में, जिसमें चाहे आप उसमें डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। सिर्फ आप सुन ही लेंगे ना, तब भी आपके बहुत क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखेंगे जा करके। चलिए अब यहाँ पर जो है हम वीडियो में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। ये हो गया 13 नंबर, देखिएगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब अशुद्ध वाक्य क्या है? प्रायः ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। शरीर के कई अंग होते हैं, ये भी बिल्कुल वाक्य सही है। मुझे पुस्तक दो, ये भी वाक्य सही है। हमारे से कोई काम नहीं होता है, हमारे से कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे से कोई काम नहीं होता है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है। यहाँ पर होना, हमारी की जगह पर क्या होना चाहिए? मुझसे कोई काम नहीं होता है, या यहाँ पर हम मुझसे ही होना चाहिए, यहाँ पर हमारे की जगह पर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। ये अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप कब बता पाएंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस हम इसीलिए तो करवा रहे हैं, और यहाँ पर कोई रीज़न थोड़ी ना है, प्रैक्टिस हम आपकी इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है ना। मास्टर वीडियो हमने आपको हिंदी का दे दिया है, ठीक है, स्पेशल उसके आप बताएंगे तो स्पेशल क्लास भी हम टॉपिक बाई टॉपिक बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस उन वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करिएगा, ये मोटिव, ठीक है ना। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य का अनेकार्थी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लाभ, निशाना, उद्देश्य और ध्येय, ठीक है। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बताएं इसको। एक सेकेंड जी, निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट आ रहे, पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अनुज कुमार, चलो आपका नाम ले दिया हमने, सोनू, प्रिया जी, सब लोगों के बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए लक्ष्य, निशाना तो होता है, ठीक है ना, निशाना भैया होता है, और उद्देश्य भी होता है, ठीक है ना, ध्येय भी होता है, लेकिन लाभ नहीं होता है, ठीक है ना, लाभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़िएगा,
नहीं तो आपने देखा बोधगम का विलोम आपने क्लिक कर दिया आंसर, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में ध्यान रखिएगा, खास तौर पे विलोम शब्द पर्यायवाची में आप पूरा वाक्य को पढ़िएगा, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, ठीक है, आगे पीछे की नहीं तो नहीं लगा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है ना। बात आई समझ में। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत किए। 15 से 20 दिन आप मेहनत कर लेंगे ना हिंदी में, तब भी जो आप पूरे में पूरे नंबर पा जाएंगे। बस मेहनत ईमानदारी से करना है, ठीक है ना। बोधगम का विलोम इनमें से नहीं है। अबोधगम, गूढ़, बोध, दुरूह। चलिए, बोधगम का विलोम इनमें से नहीं है, बोध्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए, बोध शब्द बोधगम का विलोम शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त अबोधगम, गूढ़ है, दुरूह है, ये सब जो है बोधगम के विलोम है, ठीक है ना। बोध नहीं है, बोध नहीं है हुआ इसमें। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। 15 क्वेश्चन वो 15-30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना आप लोग जरूर, लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। और अभी तक जो भी स्टूडेंट है, अभी लाइव जो भी है, ठीक है, या जो भी आप बाद में वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रेड आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एक भी वीडियो छूटेगा नहीं आपसे, और छूटना भी नहीं चाहिए यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, तैयारी से आपको ये एक आपके अंदर स्टेमिना पैदा होता है, एक आपके अंदर भरोसा पैदा होता है कि हमने इतने क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन किए। अब जो है थोड़ा आप अपने आप में मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। एक आपको भरोसा बनता है कि हाँ, कंपटीशन अब हम निकाल सकते हैं, हाँ अब हम टेस्ट निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। और आप जब तैयारी करते हैं थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट में आप सभी लोग प्रतिभागी बनिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं।